गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल की इस क्लास में अनुसंधान प्ररचना या अभिकल्प, जिसे इंग्लिश में रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या के बारे में समझाया था। अगर उससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन किसी भी अनुसंधान क्षेत्र में रिसर्च प्रॉब्लम की चयन के बाद सबसे बड़ा काम होता है कि हमें अपने रिसर्च को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में हम ये कहेंगे कि किसी भी अनुसंधान या शोध को क्रमबद्ध एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समय, काल एवं लागत के न्यूनतम प्रयासों से संचालित करने के लिए एक प्ररचना का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान प्राकल्पना को आनुभविक आधार पर जांच करने की योजना को अनुसंधान अभिकल्प, अन्वेषण, रूपांकन या शोध प्ररचना या शोध प्रकल्प कहा जाता है। शोध कार्य करने की योजना या अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा को ही अनुसंधान अभिकल्प माना जाता है। शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरह आयोजित करता है कि वे कार्यविधि में बचत करती हुई शोध के प्रयोजन के साथ संगतिपूर्ण हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक रिसर्चर अपना शोध प्रारंभ करता है, अपनी शोध की समस्या को फाइनल कर लेता है या शोध की समस्या वो डिसाइड कर लेता है, उसके बाद सबसे ज़रूरी काम होता है एक प्रोग्रामिंग करना, डिज़ाइन बनाना कि रिसर्चर अपने शोध को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा। अगर वो प्लानिंग नहीं होगी तो रिसर्च आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसी संदर्भ में FN कलिंजर लिखते हैं, अनुसंधान प्ररचना अन्वेषण की योजना, संरचना एवं एक रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। यह प्ररचना या योजना अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जो अनुसंधानकर्ता उपकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परिचालनात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुसंधान प्ररचना एक ऐसी योजना या रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों, समय एवं लागत के व्यय से अधिक अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताऊंगी अनुसंधान प्ररचना की विशेषताएं। तो ये जो अनुसंधान अभिकल्प है, रिसर्च डिज़ाइन है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे नंबर 1, अनुसंधान प्ररचना का संबंध सामाजिक अनुसंधान से होता है। नंबर 2, अनुसंधान प्ररचना अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा का बोध कराती है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। अनुसंधान प्ररचना अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बनाई जाती है। अनुसंधान प्ररचना अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित एवं अनुसंधान कार्य को सरल बनाए हेतु बनाई जाती है। अनुसंधान प्ररचना मानवीय श्रम एवं समय व लागत को भी कम करती है। अनुसंधान प्ररचना का चयन सामाजिक अनुसंधान की समस्या एवं उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है, उसकी जो हाइपोथेसिस बनाई है, उसकी प्रकृति के आधार पर ही हम अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। अनुसंधान प्ररचना शोध समस्या की स्थापना से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करती है। तो इस प्रकार अनुसंधान की जो अनुसंधान अभिकल्प है या शोध प्ररचना है, वो इस प्रकार से होनी चाहिए जो हमारे शोध के विषय से संबंधित हो, जो हमारी उपकल्पना से संबंधित हो और हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग प्रदान करे। अनुसंधान प्ररचना की विषय वस्तु में हम कुछ
पॉइंट्स को शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहला है शोध का विषय। मतलब हमारा जो शोध का विषय है या हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके आसपास की परिस्थितियां हैं, अब तक उसमें कितने रिसर्च हो चुके हैं, कितने बाकी हैं, कितना काम किस तरीके से हुआ है, और हमें उसमें और किन किन नई चीज़ों को ऐड करना है, जोड़ना है, पुराने उपलब्ध जो साहित्य है उसकी समीक्षा करनी है, और उसमें कुछ नया इन्वेंशन भी करना है। दूसरी बात होती है अध्ययन की प्रकृति। अध्ययन की प्रकृति का मतलब ये है कि हम जिस विषय से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन किस प्रकार का है, सामाजिक है, राजनैतिक है, या समाज से जुड़ा हुआ है, उसमें हमें किन किन चरणों को सम्मिलित करना है, किन लोगों को सम्मिलित करना है, ये सारी चीज़ें हमें अपने रिसर्च डिज़ाइन के समय अपने दिमाग में रखनी होती है। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। अनुसंधान प्ररचना में हम अपनी एक प्रस्तावना बनाते हैं और प्रस्तावना के साथ उसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। पृष्ठभूमि का तात्पर्य यही है कि अब तक उस विषय पर जितना अध्ययन हो चुका है उसको हम अपने अध्ययन में शामिल करेंगे, और इसके बाद उसमें क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं हैं, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो समाज को आगे किस प्रकार से आगे बढ़ाने में योगदान करेगी, उसका भी मतलब उसका भी हमें अपने अध्ययन में रखना होगा, या ये समझाना होगा कि हमारा जो अध्ययन है वो समाज के लिए किस प्रकार से फ्रूटफुल होगा, किस प्रकार से उपयोगी होगा, जो समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। इसके साथ ही इसके उद्देश्य भी निर्धारित होने चाहिए कि हम जिस विषय पर शोध करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। समाज में जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है उनको हटा करके सकारात्मक उद्देश्यों को स्थापित करने में रिसर्च डिज़ाइन हमारी मदद करता है। अध्ययन का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक संदर्भ। मतलब हम समाज के किस एरिया से, किस तबके से संबंधित लोगों का हम उसमें अध्ययन करेंगे, तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ का भी हम उसमें उल्लेख करेंगे कि हमने अपने सब्जेक्ट में, हमने अपने शोध में किन किन विषयों को शामिल किया है, किस एरिया को शामिल किया है, कितने लोगों का हम उसमें अध्ययन करेंगे, कितने लोगों के इंटरव्यूज़ लेंगे, कितने लोगों के व्यूज़ हमें अपने अध्ययन क्षेत्र में डालने हैं, कितना एरिया है, वो सारी चीज़ें हमें अपने रिसर्च डिज़ाइन में तय करनी होती है। और उसके बाद जब हमारा रिसर्च डिज़ाइन तय हो जाता है या फाइनल हो जाता है, उसके बाद ही हम किसी भी विषय पर रिसर्च शुरू करते हैं। अवधारणा, चर एवं प्राकल्पना, कि इसमें हमें किस प्रकार कौन सी अवधारणा का चयन करना है, कैसे हमें अपनी प्राकल्पना बनानी है, उसमें कौन से हमें डेटा संकलित करने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो किस प्रकार से हम अपने डेटास को संकलित करेंगे, कौन सी अवधारणा का प्रयोग करेंगे, कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें रिसर्चर को अनुसंधान से पूर्व ही अपने अनुसंधान से पूर्व उसको दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद काल निर्देश, मतलब एक समय सीमा भी होती है, उस समय सीमा के अंदर रहते हुए ही जो रिसर्चर है वो अपना रिसर्च कंप्लीट करेगा, और रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मतलब उसे कोशिश करनी चाहिए, शोधकर्ता जो है, शोधकर्ता को अपने शोध में अपने टाइम का ध्यान रखना चाहिए और अपने मिनिमम टाइम के अंतर्गत ही उसको अपने शोध को कंप्लीट करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसके बाद तथ्य सामग्री के चयन के आधार पर संकलन प्रविधियाँ, मतलब हमें अपने डेटास किस प्रकार से लेने हैं, लोगों से संपर्क करना है, हमें किसी से वो चाहिए, डेटास चाहिए, हमें तथ्यों को संकलित करना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो उत्तरदाता हैं वो उत्तरदाता पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समाज के कौन से वर्ग से संबंधित है। तो जिस प्रकार के हमारे उत्तरदाता हैं, हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग या उस क्षेत्र के अनुसार ही रिसर्चर को अपने शोध संकलन की प्रविधियों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उत्तरदाता वहाँ पर ले जा करके एक प्रश्नावली पकड़ा देता है, क्वेश्चनियर पकड़ा देता है, जिसमें उत्तरदाता को स्वयं प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर भी देना है, लेकिन उत्तरदाता अगर उनको पढ़ने में सक्षम नहीं है तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता को ये चाहिए कि ऐसे उत्तरदाताओं के लिए वो प्रश्नावली का निर्माण नहीं करे, अनुसूची का निर्माण करे, वो स्वयं उनसे प्रश्न पूछे और उनके उत्तर खुद ही भरे।
और अगर कहीं पर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर उत्तरदाता को प्रश्नावली का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो स्वयं उसके उत्तर दे सके। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर जो शोधकर्ता है, शोधकर्ता को अपनी शोध से संबंधित तथ्य संकलन की ऐसी प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जो उसके उत्तरदाताओं से संबंधित हो, उसके क्षेत्र से संबंधित हो, उसके एरिया से संबंधित हो और वो उसमें उत्तर दे पाने में सक्षम भी हो। इसी प्रकार विश्लेषण एवं निर्वचन, मतलब जो शोधकर्ता है वो पहले सारे डेटास को संकलित करेगा और संकलित करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करेगा, उसको अलग अलग वर्गों में बांटेगा और अलग अलग वर्गों में बांटकर अपने अध्ययन के उद्देश्य को अपने अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने में उनका सहयोग लेगा। उसके बाद है सर्वेक्षण काल, समय एवं धन, मतलब एक रिसर्चर को अपने शोध में कितना समय लगने वाला है, उसमें कितना धन लगने वाला है, कितना समय लगने वाला है, उसको सारी चीज़ों को उसको अपने पहले प्री प्लान करना चाहिए और प्री प्लान करने के बाद में निश्चित निर्धारित समय और निश्चित निर्धारित जो साधन है उन साधनों में ही पूरा करने का उसे प्रयास भी करना चाहिए। इसी क्रम में यंग एंड रीले ने एक आदर्श अनुसंधान अभिकल्प की कुछ विशेषताएं बताई है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी। इसमें यंग एंड रीले ने कहा है कि शोध विषय की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो व्यक्तिगत है या दो से अधिक लोगों को सम्मिलित करती है या उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मिलित किया जाना है। इसके साथ में घटनाओं की संख्या, मतलब उसमें कौन कौन सी घटनाओं को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, एक ही घटना है, कुछ घटनाएं हैं या कुछ सेलेक्टिव घटनाएं हैं जिनको अध्ययन के उद्देश्य में सम्मिलित करना है। उसके बाद आता है सामाजिक भौतिक परिवेश। तो सामाजिक भौतिक परिवेश भी अध्ययन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि व्यक्ति का जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग सामाजिक तौर पे कितने इन्वॉल्व होते हैं, कितने नहीं होते, कितने संपन्न हैं, कितने संपन्न नहीं हैं, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर है घटनाओं को चुनने का प्राथमिक आधार। घटनाओं को चुनने का प्राथमिक आधार का मतलब ये है कि उसमें किस प्रकार से विश्लेषण करना है, किस प्रकार से डेटास का संकलन करना है, इन सारी चीज़ों को भी रिसर्चर को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद समय का तत्व। समय का तत्व का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जितने समय में उसने अपने अनुसंधान को पूरा करने का एक टारगेट बनाया है उस समय में उसे उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अध्ययन के अंतर्गत व्यवस्था के ऊपर शोधक के नियंत्रण की सीमा, व्यवस्थित या अव्यवस्थित नियंत्रण, मतलब जो शोधक है उसको अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, उसको प्लानिंग के हिसाब से जितना प्लानिंग उसने किया है उस प्लानिंग के हिसाब से अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से जितना समय उसमें देना है, जितना धन उसमें लगाना है, जितने डेटाज उसमें संकलित करने हैं, उन सब का शोधकर्ता का नियंत्रण उस पर होना चाहिए। उसके बाद है आधार सामग्री के मूल स्रोत, मतलब कि हमें बेसिकली कौन कौन से हम स्रोत ले सकते हैं, हमें डेटास कलेक्शन करना है, हमें क्षेत्र में जाना है, क्षेत्र में जाकर के सूचनाओं का संकलन करना है, उसको किस प्रकार क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण करके अपने अध्ययन में शामिल करना है। आधार सामग्री को एकत्रित करने की पद्धति, मतलब जो आधार सामग्री है, जो डेटाज है, उन डेटाज को शोधकर्ता कौन सी पद्धति से संकलित करेगा, ये रिसर्चर को अपने शोध के क्षेत्र के, वहाँ के लोगों के, उनके रहन सहन के हिसाब से तय करना होता है ताकि उसका जो शोध है वो अच्छा विश्लेषणात्मक शोध हो सके और जो कार्य किया जाए वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। शोध में प्रयुक्त चरों या गुणों की संख्या, उसके बाद एक गुण का विश्लेषण करने की पद्धति, फिर विभिन्न गुणों या चरों के मध्य संबंधों के विश्लेषण की पद्धति, ऐकिक या सामूहिक रूप में व्यवस्था के गुणों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो यंग और रीले यह बताना चाहते हैं कि जो शोधकर्ता है वो शोध समस्या के निर्धारण के पश्चात अपने शोध में उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके उद्देश्य के बाद उसके पास साधन क्या है, उन साधनों को उसको किस प्रकार से यूज़ में लेना है, किस प्रकार से प्रयोग में लेना है, जिसके माध्यम से कम समय और कम लागत में अच्छे निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके और अच्छे निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद शोधकर्ता को अपने अध्ययन में उनको किस तरीके से शामिल करना है, उसका एक
प्रारूप बना करके वो उसमें शामिल करेगा, उसमें अध्ययन में सम्मिलित करेगा और वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी शोध प्ररचना में लचीलेपन का गुण होता है, उसकी अवधारणाएं स्पष्ट, सुनिश्चित एवं आनुभविक होती है, शोध में परिशुद्धता आ जाती है और इस प्रकार शोध को पूर्वाग्रहों से बचाया जा सकता है। जब तक एक रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता अपना एक निश्चित शोध प्रारूप नहीं बनाता है, तब तक वो शोध करने में सक्षम नहीं हो पाएगा और अगर वो शोध करने में सक्षम नहीं हो पाएगा तो उसका जो रिसर्च है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो किसी भी शोध को करने के पीछे उसका जो उद्देश्य होता है कि वो समाज को कुछ दे करके जाए, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करे, समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान करे, तो उसके लिए रिसर्चर को सबसे पहले अपनी शोध प्ररचना ऐसी बनानी चाहिए जिसके माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वह शोध कर सके। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को अनुसंधान प्ररचना के उद्देश्य और इसका निष्कर्ष पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।